एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। दोनों दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं 1.1 पे, जो स्क्रीन पे विजिबल है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं, लाउडनेस, स्पीच, फ्रीक्वेंसी, फिडेलिटी, देन द सेंसिटिविटी एंड द सिलेक्टिविटी, है ना। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो इट इज फॉर 2 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, चारों को डिफाइन करना है ओनली, है ना। ओनली डिफाइन करना है, अगर फॉर्मूला है उसका तो फॉर्मूला राइट डाउन करना है, ठीक है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, है ना। सेकंड जो है 1.2, ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर में दो ऑडियो एम्पलीफायर स्टडी करने हैं, स्टीरियो एंड मोनो। तो मोस्टली इस पे जो क्वेश्चन आता है वो कंपैरिजन का आता है, कंपैरिजन बिटवीन स्टीरियोफोनिक एंड मोनोफोनिक एम्पलीफायर। 2 मार्क्स के लिए आया है, 4 मार्क्स के लिए भी आया है। 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है, एल एच के साइड में कंपैरिजन में। एंड फॉर 2 मार्क्स यू हैव टू राइट द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो मोस्टली कंपैरिजन का क्वेश्चन स्टीरियो एंड मोनो पे आता है। एंड अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो कंपैरिजन के जो पॉइंट्स है वही 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देना है विद द डायग्राम, ठीक है। थर्ड है अभी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन पे जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग लॉन्ग टाइप रहेगा, मिड एंड लॉन्ग, मीन्स 4 या 6 मार्क्स के लिए आएगा, मोस्टली फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। तो माइक्रोफोन में वर्किंग एंड द डायग्राम मेन है। 2 मार्क्स वर्किंग प्रिंसिपल के, 2 मार्क्स फॉर द डायग्राम। इस तरीके से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा माइक्रोफोन पे। तो माइक्रोफोन में कार्बन कंडेंसर, क्रिस्टल, इलेक्ट्रेट एंड टाई क्लिप। तो इसमें मेन 3 ही माइक्रोफोन है, कार्बन एंड क्रिस्टल मेन 2 है, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। एंड थर्ड है कंडेंसर, ठीक है। तो ये तीनों करके जाना है, इस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन रहेगा माइक पे, है ना। सेकंड है फिर उसके बाद 1.4 स्पीकर। ये सब अभी माइक हो गया, स्पीकर है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑडियो एम्पलीफायर, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑडियो, है ना। तो ये सब फंडामेंटल से या बेसिक बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब स्पीकर में स्पीकर के टाइप, जैसे माइक के टाइप लिए, उसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल एंड डायग्राम, दोनों चीजें मैंने, क्योंकि ये भी 4 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, है ना, इस पे क्वेश्चन। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, डायनामिक, परमानेंट मैग्नेट, है ना, एंड द हुपर, ट्विटर एंड मिड रेंज वायरलेस। तो इसमें अभी परमानेंट एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो करके जाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड हुपर एंड ट्विटर पे वापस कंपैरिजन आता है, तीनों पे, हुपर, ट्विटर एंड मिड रेंज वायरलेस, है ना, ये तीनों पे कंपैरिजन आता है। 6 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आया है, 4 मार्क्स के लिए भी आया है। 4 मार्क्स का रहेगा, 4 पॉइंट लिखना है, एंड इट इज वेरी इजी। तो इस टोटल चैप्टर में हमें दो कंपैरिजन करना ही है, मोनो एंड स्टीरियो, एंड ऊपर ट्विटर एंड मिड रेंज स्पीकर पे, ठीक है। ये कंपैरिजन आने के चांसेस ज्यादा है, वो इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड लास्ट जो है ऑडियो एम्पलीफायर का या ऑडियो का ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जनरल बेसिक जो प्रोसीजर है ट्रबल शूटिंग का, है ना, अगर स्पीकर में से ऑडियो नहीं आता है तो प्लग चेक करना है, ठीक है। तो इस तरीके का बेसिक प्रोसीजर है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, 4 पॉइंट लिखने हो ट्रबल शूटिंग के। तो दैट इज द ओवरव्यू, है ना। तो अभी हम 1 बाय 1 इसको, इसके जो क्वेश्चन है जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको क्लियरली? माइक ऑन करके यस बोलो, स्क्रीन विजिबल है तो। बाकी लोगों का आवाज नहीं आ यस। रहा है मुझे, माना हो यस। कोई भी डिफिकल्टी है माइक ऑन करके आप पूछ लो, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट यूनिट फॉर 8 मार्क्स, कंपल्सरी जो 8 मार्क्स क्वेश्चन इस पे आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे अभी हमने 1.1 डिस्कस किया था, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड सिग्नल, उस पे 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अभी देखो इसमें लेवल एंड लाउडनेस, स्पीच, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फिडेलिटी,
सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी, इतने कैरेक्टरिस्टिक करना है क्योंकि यही सिलेबस के अंदर है। इसी में से पूछे जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑडियो के, है ना। तो अभी लेवल एंड लाउडनेस, तो लाउडनेस क्या, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव दैट डिटरमाइंस द लाउडनेस और वॉल्यूम। जैसे ऑडियो है ना, तो ऑडियो के अंदर वॉल्यूम होता है ना। तो जैसे जैसे हम एम्पलीट्यूड साउंड साउंड वेव का इंक्रीज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज अ लाउडनेस। मीन्स वॉल्यूम जब हम इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव विल बी गेट इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज अ लाउडनेस, है ना। तो इतना ही लिखना है इसके अंदर। लार्जर द एम्पलीट्यूड मीन्स द लाउडर द साउंड। जितना एम्पलीट्यूड लार्जर होगा साउंड वेव का, साउंड वेव इज नथिंग बट द एनालॉग सिग्नल, क्योंकि ये साइन वेव, है ना। तो जितना एम्पलीट्यूड लार्जर होगा उतना वॉल्यूम लाउडर होगा, सिंपली, है ना। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन ईयर इज सेंसिबल टू द ऑडियो, है ना। ऑडियो अच्छी तरीके से हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लाउडनेस है साउंड का, वो हमारे ह्यूमन ईयर इजीली क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेसिकली, है ना। द ह्यूमन ईयर इज मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज देन द अदर, है ना। कुछ फ्रीक्वेंसी जो है पर्टिकुलरली ऑडियो फ्रीक्वेंसी, उसके लिए ह्यूमन ईयर जो है वो क्या है, सेंसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, है ना। देन नेक्स्ट है पिच। पिच क्या होता है, टोन, है ना। टोन दो तरह के होते हैं, एक हाई पिच होता है, लो पिच होता है ना। तो जो भी ऑडियो सिग्नल है या ऑडियो वेव है उसके अंदर लो एंड हाई पिच होता है। अभी जो मैं आप लोगों को ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इसके अंदर भी जो ऑडियो है ना, तो इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स के ऊपर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ तो वो हाई पिच हो गया, कुछ वर्ड्स पे जो एक कम जोर है तो उससे क्या होगा, दैट इज अ लो पिच, है ना। तो पिच आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, दैट इज बेसिकली द टोन which is high tone and the low tone. So pitch is the tone frequency. So pitch is the characteristics of sound which a correct note can be distinguished from the grave or flat note. जैसे मैंने बताया हाई पिच एंड लो पिच दोनों में डिफरेंस होगा, है ना। तो दैट इज नोन एज अ सिंपली पिच, है ना। तो इसमें इतना ही लिखना है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पिच। पिच एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑडियो का, है ना। तो पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो पिच बेसिकली जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। जितना फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा ऑडियो का, दैट इज अ हाई पिच। जितना फ्रीक्वेंसी ऑडियो का या सिग्नल का लो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ लो पिच बेसिकली। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, है ना। तो नोट कैन बी हाई पिच व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हाई, नोट कैन बी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी व्हेन द पिच इज ऑडियो पिच इज लो। थर्ड है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो ऑडियो सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना, तो वो एक रेंज के अंदर ऑडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मींस दैट इज बेसिकली अ रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लोअर टू द मैक्सिमम। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है। 20,000 हर्ट्ज मींस 20 किलो हर्ट्ज। तो जो भी ऑडियो सिग्नल होगा उसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, उससे ज्यादा नहीं होगा ऑडियो का, ठीक है। दैट इज डिफाइंड, है ना। कैन बी इफेक्टिवली ब्रोकन डाउन इन 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड, है ना। तो अभी ये जो रेंज है इसको अलग अलग बैंड में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियो सिग्नल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फिडेलिटी। फिडेलिटी डिसाइड करता है क्वालिटी और द लॉयल्टी, है ना। मीन्स द क्वालिटी ऑफ साउंड सिग्नल is judged by the its fidelity. Next is sensitivity. Sensitivity is defined as the output in millivolt. इसका जो आउटपुट है वो मिलीवोल्ट में, ठीक है। फॉर द साउंड प्रेशर ऑफ 1 पास्कल, है ना। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना, एट द 1000 हर्ट्ज, है ना। तो सेंसिटिव इज द आउटपुट, इट इज इन मिलीवोल्ट। सेंसिटिविटी का आउटपुट मिलीवोल्ट में होगा, ठीक है। या डेसिबल में भी सेंसिटिविटी मेजर किया जाता है, डीबी
इज द डेसिमल, है ना। इस तरीके से लास्ट है सिलेक्टिविटी, है ना। तो जैसे हमने देखा कि ह्यूमन ईयर इज वेरी सेंसिटिव टू द साउंड इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इजीली कैच कर सकता है ह्यूमन ईयर, है ना, डिफ्रेंशिएट कर सकता है फ्रीक्वेंसी के अंदर, है ना। तो इट कैन बी डिटेक्ट द साउंड इंटेंसिटी as low as the 10 decibel, 10 dB, below the threshold of hearing. The ear is sensitive not to the absolute value of the intensity, but the ratio, है ना। तो जैसे साउंड पावर जनरेटेड बाय द लार्ज ऑर्केस्ट्रा इज अ फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोवैट एट द सॉफ्ट नोट, अब 1000 मिलीवाट एट द लाउडेस्ट नोट, है ना। तो ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो साउंड है ना, तो उसमें टोन्स होते हैं अलग अलग म्यूजिक के लिए या ऑडियो के लिए, ठीक है। दैट इज सॉफ्ट टोन एंड द लाउडेस्ट टोन, है ना, जिसका इंटेंसिटी लार्ज रहेगा साउंड का, ठीक है। तो उसका जो भी आउटपुट है सॉफ्ट नोट का माइक्रोवैट में होगा, माइक्रो मीन 10⁻⁶, ठीक है। एंड लाउडेस्ट टोन्स का रहेगा थाउजेंड्स ऑफ मिलीवैट, है ना। तो इस तरीके से दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, लाउड एंड द सॉफ्टेस्ट नोट, दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करके जाना है, इसमें से 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज 1.1, है ना। उसके बाद है हमारा 1.4 पे क्वेश्चन, जो टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन है ना। तो माइक पे तो जैसे मैंने बोला था, इस पे मिड एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स, है ना। तो इसमें कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन है ना। तो इसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल एंड द डायग्राम, तो फिगर शोज द बेसिकली द डायग्राम ऑफ कंडेंसर माइक्रोफोन, है ना। तो इसके अंदर एक मेटल डायफ्राम है, डायफ्राम फ्लेक्सिबल होता है, में जो भी साउंड प्रेशर वाइब्रेशन तो इस पे इंसिडेंट होंगे तब ये डायफ्राम क्या होगा, वाइब्रेट होगा। तो इसलिए इसको दोनों साइड देखो यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट किया है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे, है ना, ताकि वो वाइब्रेट हो डायफ्राम, है ना। बॉटम में मेटल बैक प्लेट है, सपोर्टिंग फिक्सचर है, सपोर्टिंग दोनों साइड सपोर्टिंग फिक्सचर के अंदर जो मेटल प्लेट है उसे इंसर्ट किया गया है, ठीक है। एंड एक साइड पे मेटल ब्लैक प्लेट के निगेटिव एंड द पॉजिटिव डीसी वोल्टेज जो है, दैट इज द बेसिकली आउटपुट ऑफ माइक, है ना। तो जैसे ही मेटल डायफ्राम पे साउंड इंसिडेंट होगा, दैट मेटल डायफ्राम इज गेट वाइब्रेट होगा ये, वाइब्रेट होने से क्या होगा, बेसिकली a sound signal is generated, it's a sine wave basically generate होगा, and that is the AC signal, है ना, and that is the output of the mic basically, है ना। तो देखो अभी प्रिंसिपल क्या है इसका, when the sound pressure moves the diaphragm in, है ना। तो जैसे साउंड प्रेशर या साउंड वेव डायफ्राम पे इंसिडेंट होंगे, है ना, तो डायफ्राम पे प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। एंड इन दैट कैपेसिटेंस इज गेट इंक्रीज, है ना। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे 2 प्लेट है, टॉप प्लेट है, बॉटम प्लेट है ना। 2 प्लेट सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड व्हेन इट मूव्स आउट द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, तो जैसे ही डायफ्राम पे इनसाइड प्रेशर क्रिएट होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड जैसे ही डायफ्राम से प्रेशर आउट होगा, ठीक है, तो वैसे कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, है ना। एंड वही कैपेसिटेंस का आउटपुट जो है, दैट इज आवर साउंड सिग्नल कैप्चर बाय द माइक, है ना। तो चेंज इन द कैपेसिटेंस रिजल्ट इन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द माइक्रोफोन। तो ये जो कैपेसिटेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इन एंड आउट, है ना। तो उसकी वजह से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, दैट इज द माइक आउटपुट, है ना। तो उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, पेपर में लिखना पड़ेगा, है ना। वर्किंग प्रिंसिपल के 2 मार्क्स है 4 में से, है ना। तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी, V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो कि वोल्ट में है, Q क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड C इज द कैपेसिटेंस, इसका यूनिट है फैराड, है ना। इस तरीके से
क्लियर है सबको यहाँ तक? कंडेंसर माइक्रोफोन, वेदांत, क्लियर है? ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने बोला कि आपको मोनो एंड स्टीरियो एम्पलीफायर में कंपैरिजन मोस्टली आता है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे कंपैरिजन ही आएगा पेपर में 1.2 पे, है ना? आपको याद रखना है पेपर के टाइम। ठीक है, कंपैरिजन इजीली लिख पाओगे। पैरामीटर मींस द पॉइंट्स, है ना? तो अभी 2 मार्क्स के लिए 2 लिखनी है, 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखनी है। ठीक है, तो अभी ये 2 मार्क्स के लिए 2 ही पॉइंट लिखने हैं, तो नंबर ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, तो मोनो एंड स्टीरियो में जो एम्पलीफायर है, मोनो मीन सिंगल, नाम ही मीनिंग है सिंगल एम्पलीफायर, एंड स्टीरियो में दो से एक से ज्यादा होंगे, मींस 2 3 4 लाइक दैट, है ना? तो सिंगल मींस इसमें लेफ्ट साइड या राइट साइड वो स्पीकर होते हैं, तो लेफ्ट साइड एम्पलीफायर होगा, दैट इज मोनो, मींस लेफ्ट साइड एक ही स्पीकर से आपको ऑडियो सुनाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज द मोनो। स्टीरियो में दोनों साइड हो गए, लेफ्ट एंड राइट साइड स्पीकर। ठीक है, दैट इज द स्टीरियो एम्पलीफायर। एप्लीकेशन, है ना? मोनो एम्पलीफायर यूज होता है पब्लिक सिस्टम, है ना? जैसे गैदरिंग में स्टेज के ऊपर, है ना, तो दैट इज द पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जिसमें माइक के एम्पलीफायर एंड स्पीकर, है ना? एम्पलीफायर सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम का म्यूजिक सिस्टम, हाई सिस्टम, है ना? तो इसके अंदर स्टीरियो एम्पलीफायर यूज किया जाता है, उसमें दोनों साइड वॉल्यूम होता है, मींस राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट साइड स्पीकर के अंदर, है ना? क्लियर है अभी यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी होगा किसी को तो पूछ सकता है। हम यूनिट वाइज जाएंगे अभी, फर्स्ट सेकंड, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ माइक्रोफोन, सेकंड टाइप ऑफ माइक। जब मैंने बोला था कंडेंसर क्रिस्टल करके जाना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आंसर आता है। ठीक है, तो अभी देखो उसके अंदर एक क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन, इट इज फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल के 2 मार्क्स है, एंड द डायग्राम के 2 मार्क्स है ना? अगर पेपर में क्वेश्चन आया है ना, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द क्रिस्टल टाइप ऑफ माइक्रोफोन, तो इसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल लिखना एंड द डायग्राम, 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो इसमें 2 मार्क्स डायग्राम के, क्योंकि क्लियर कट डायग्राम पूछा गया है ना, एंड द वर्किंग। ठीक है, क्रिस्टल माइक्रोफोन का। अब देखो यहाँ पे सेम प्रिंसिपल यूज किया गया है, जिसमें डायफ्राम है ना, जितने भी टाइप के माइक है उसमें डायफ्राम रह गए, है ना? तो अभी देखो ये टॉप पे जो यू शेप दिख रहा है, दैट इज अ डायफ्राम, है ना? टॉप पे जो है वो साउंड प्रेशर वाइब्रेशन जो है ना, दैट इज बेसिकली ऑडियो सिग्नल, है ना? तो साउंड प्रेशर वाइब्रेशन और साउंड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या होगा, इन एंड आउट वाइब्रेट होगा। ठीक है, दैट इज फ्लेक्सिबल डायग्राम डायफ्राम। तो दो साइड लेफ्ट एंड राइट साइड में उससे सपोर्ट दिया गया है ना, डायफ्राम को प्रॉपरली अलाइन रहे हो, है ना? जब भी उस पे साउंड प्रेशर इंसिडेंट होगा, है ना, तो डायफ्राम प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए एक ही जगह, है ना? देन उसके बॉटम में एक पुश रॉड है ना? पुश रॉड जो है साउंड प्रेशर वाइब्रेशन के जो इंसिडेंट होगा डायफ्राम पे, वो प्रेशर पास करेगा क्रिस्टल को, है ना? तो यहाँ पे क्रिस्टल मेन है, क्रिस्टल जो है वो एक ऑसिलेशन क्रिएट करेगा, क्रिस्टल एक मटेरियल है ना?
जैसे क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका हुआ है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सेम उसी तरह का क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पे यूज किया गया है। इस डायफ्राम के जो वाइब्रेशन है दैट इज पास टू द क्रिस्टल, है ना, बाय यूजिंग दिस पुश रॉड। ठीक है, एंड क्रिस्टल क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा साइन वेव में, मीन्स जो ऑडियो है बेसिकली, है ना। तो दैट इज द आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन, है ना। तो इस तरीके से ये क्रिस्टल माइक्रोफोन वर्क करता है। एंड टोटल जो असेंबली है कि इंसुलेटेड सपोर्ट पे माउंट किया गया है, जो बॉटम साइड दिख रहा है। तो देखो अभी वर्किंग इसका, द क्रिस्टल माइक्रोफोन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे क्रिस्टल ऑसिलेटर वर्क करता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, वैसे ही क्रिस्टल माइक भी ऑपरेट होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, अब ये इफेक्ट क्या है, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी ऑफ दिस क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो जैसे ही डायफ्राम का प्रेशर क्रिस्टल पे अप्लाई होगा, ठीक है, आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड द दिस चार्ज इज अप्लाइड टू द क्रिस्टल, है ना, और चार्ज जो है वो क्रिस्टल को अप्लाई होगा, है ना। एंड द क्रिस्टल विल चेंज इट्स शेप, वो फ्लेक्सिबल होगा, कॉम्प्रेस एंड एक्सपांड होगा यानी, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है ना क्रिस्टल माइक्रोफोन। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका 1.4 स्पीकर, है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, परमानेंट मैग्नेट, एंड जो मैंने बोला ऊपर ट्विटर एंड मिड रेंज में कंपैरिजन। ठीक है, अब उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड परमानेंट मैग्नेट, ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, मीन सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डायग्राम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर, है ना। तो अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर में शेप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। ऑडियो इनपुट जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग को दिया है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है दैट इज कनेक्टेड टू द डायफ्राम। ठीक है, अभी देखो राइट साइड में जो है वो डायफ्राम यूज किया गया है ना। डायफ्राम जो है दो रॉड के अंदर प्लेस किया गया है। ठीक है, ताकि डायफ्राम प्रॉपरली क्या हो, वाइब्रेट हो। ठीक है, इस तरीके से दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रिड है और स्टेटर। तो ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं रॉड, दैट इज स्टेटर, दैट इज नॉट मूवेबल, स्टेटर में, है ना। एंड इनसाइड जो है वो डायफ्राम है, डायफ्राम फ्लेक्सिबल है ना। तो जैसे ही साउंड वेव हम इसे एज ए इनपुट देंगे तो ये डायफ्राम क्या करेगा, इन दोनों स्टेटस के अंदर वाइब्रेट होगा अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना। मीन्स कमिंग क्या है, वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू साउंड, मीन्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है ना, दैट इज आवर ऑडियो सिग्नल, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड, दैट इज द स्पीकर, है ना। स्पीकर एकदम अपोजिट है माइक का। माइक जो है वो ऑडियो को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड स्पीकर जो है उसे अपोजिट कन्वर्ट करेगा, मीन्स electrical voltage which is nothing but the sound, audio signal that is converted into the sound by the speaker, है ना। तो the voltage is applied to the central movable plate, जो भी वोल्टेज है ना, जो ऑडियो सिग्नल है वो सेंट्रल मूवेबल प्लेट जो कि डायफ्राम है उससे अप्लाई करेंगे। the signal voltage is applied to the two outside plate causes this plate to attract or repel each other। ये जो ग्रिड है या स्टेटर है ना, इनको हम ऑडियो सिग्नल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी में कनेक्टेड है जो। वॉइस आ रहा है क्लियरली सबको? हाँ, तो अभी देखो द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज।
तो ये जो डायफ्राम है ना, इन दोनों ग्रिड के अंदर क्या होगा, अट्रैक्ट एंड रिपेल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमने ये दोनों ग्रिड्स को दिया है बाय यूजिंग द शेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। इफ वन प्लेट ऑफ इज ऑफ फ्लेक्सिबल मेटल इट विल बी पेन, तो डायफ्राम जो है क्या होगा, दोनों साइड अट्रैक्ट एंड रिपेल होगा। Attraction or repulsion is not directly proportional to the applied voltage. मीन जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज पे टोटली डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टैटिक फिक्सर जो है ना वो वर्क करता है, दैट विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल साउंड एट द आउटपुट। सेकंड जो है परमानेंट मैग्नेट स्पीकर, है ना, ये भी यहाँ पे उसका डायग्राम दिया है ना, इट इज बेसिकली कोन शेप स्पीकर, है ना, जो जनरली हम घर में स्पीकर यूज करते हैं, दैट इज अ बेसिकली परमानेंट मैग्नेट स्पीकर, है ना। तो जिसके बैक साइड पे परमानेंट मैग्नेट लगा होगा जो ब्लैक कलर का होता है सर्कुलर, ठीक है, उसके अंदर कॉइल होगा, वॉइस कॉइल कॉपर का, है ना, अंडर फ्रंट में डस्ट कवर होगा, ठीक है, फोन के अंदर, ताकि डस्ट इंसर्ट ना हो कॉइल के अंदर, एटमॉस्फेरिक डस्ट, है ना। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है ना। तो बेसिकली लाइट वॉइस कॉइल इज माउंटेड, इट कैन मूव फ्रीली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसके अंदर जो कॉइल है कॉपर कॉइल वो क्या होगा, मूव होगा, जैसे डायफ्राम का काम कर रहे हैं यहाँ पे, जितना वोल्टेज हम इससे अप्लाई करेंगे कॉइल को उतना एक कॉइल क्या होगा, मूव होगा, वाइब्रेट होगा, एंड दैट विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल साउंड, है ना। तो स्पीकर कौन इज अट्रैक्ट टू द वॉइस कॉइल, ये जो स्पीकर कौन है, जिस तरह से इंटेंसिटी होगा उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा इन एंड आउट, है ना, एंड दैट विल प्रोड्यूस द बेसिक साउंड एट द आउटपुट, है ना। so that is the working principle of the permanent magnet speaker, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर बिटवीन हुपर एंड द ट्विटर, है ना। 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स आपको लिखने है ना। तो पहला पैरामीटर है डेफिनेशन, है ना, साइज, वेट एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना। डेफिनेशन, तो हुपर दैट विल प्रोड्यूस द लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल, हुपर जो बेस प्रोड्यूस करता है, बेस इज बेसिकली अ लो फ्रीक्वेंसी एंड ट्विटर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो साउंड, ठीक है। बेस प्रोड्यूस करता है लो फ्रीक्वेंसी, तो उसके अंदर स्पीकर जो होगा वो लार्ज साइज का यूज होगा, एंड ट्विटर स्पीकर साइज दैट इज ऑफ स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द हुपर। वेट, है ना, तो अब साइज लार्ज है तो वेट क्या होगा, नेचुरली हेवी होगा, ठीक है, एंड ट्विटर का वेट लाइट होगा बिकॉज द साइज इज स्मॉल। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ना 16 हर्ट्ज टू 1 किलोहर्ट्ज आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, इट इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द ट्विटर। ट्विटर का फ्रीक्वेंसी देखो 5 किलोहर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। देन ये सब दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है ना। टाइप्स ऑफ लाउड स्पीकर, कार्बन, कंडेंसर, क्रिस्टल, इलेक्ट्रिक, संकट, टाइक्लिप, है ना। बेसिकली 5 टाइप के माइक्स है जो हमने ऑलरेडी सिलेबस के अंदर यहाँ पे देखे, है ना, यही सब, ठीक है। देन लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, डायनामिक एंड परमानेंट मैग्नेट, है ना। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड परमानेंट मैग्नेट हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड है अभी ऑडियो सिस्टम, ऑडियो फंडामेंटल स्टडी किए अभी, सेकंड यूनिट अभी डिटेल में स्टडी करना है ऑडियो सिस्टम, है ना। तो ऑडियो सिस्टम के अंदर टोटल 7 टॉपिक है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, सबसे मेन है सीडी प्लेयर, है ना। सीडी प्लेयर में 2 पॉइंट्स पढ़ने, 2.1 एंड 2.2, भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। एक तो ब्लॉक डायग्राम आएगा, एक तो पिकअप असेंबली पे क्वेश्चन आता है, दोनों के आंसर अलग अलग है। ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक डायग्राम निकालना पड़ेगा, पिकअप असेंबली के अंदर पिकअप असेंबली सीडी प्लेयर का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द डायग्राम, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स डायग्राम के होंगे, 2 मार्क्स सारे ब्लॉक्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, उसके फंक्शन है नहीं। सीडी पिकअप असेंबली में भी डायग्राम के 2 मार्क्स है,
बाकी के मार्क्स वो पूरा असेंबली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन में से एक आना ही है पेपर में, 4 to 6 मार्क्स, है ना। पिकअप असेंबली 6 मार्क्स का भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है MP3, है ना। सेकंड क्वेश्चन MP3 भी करके जाना है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दो डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ही रहेगा MP3 में। ठीक है, उसके बाद है फिर आपका हाई फाई, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, होम थिएटर सिस्टम एंड द ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर ऑफ ऑडियो सिस्टम। ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर। मेन क्वेश्चन दो ही है ना, जिसके चांसेस ज्यादा है पेपर में आने के, CD प्लेयर एंड MP3 एंड हाई फाई। ठीक है, ये तीनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो वेटेज अभी वो 12 मार्क्स है। पेपर में 12 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे यूनिट सेकंड से। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इम्पिडेंस मैचिंग ऑफ पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। जो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर इम्पिडेंस मैचिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम है, ऑपरेशन है, स्पीकर इम्पिडेंस मैचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें स्पीकर इम्पिडेंस मैचिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी देखो, इट इज नेसेसरी टू मैच द टोटल लाउड स्पीकर इम्पिडेंस विद द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द पावर एम्पलीफायर। जो पावर एम्पलीफायर के आउटपुट जो है हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे, है ना। द आउटपुट ऑफ पावर एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर एंड पावर एम्पलीफायर का जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस इज डिनोटेड बाय लेटर Z। यहाँ पे भी रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर होता है, RLC, वहाँ पे इंडक्टेंस फॉर्म होता है, सॉरी, इम्पिडेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो इट विल इंश्योर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लाउड स्पीकर, है ना। लाउड स्पीकर का इम्पिडेंस एंड एम्पलीफायर का इम्पिडेंस मैच होना चाहिए। अगर इम्पिडेंस मिसमैच है तो जो भी एम्पलीफाइड आउटपुट या सिग्नल हम स्पीकर को पास करेंगे, है ना, वो डिस्टॉर्टेड होगा। मीन्स 100% वो नहीं पास होगा, ट्रांसफर होगा, बिकॉज ऑफ इम्पिडेंस मिसमैच, है ना। तो उसके लिए हमें इम्पिडेंस मैचिंग नेसेसरी है पावर एम्पलीफायर में। सेकंड रीजन है, इफ द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ आउटपुट स्टेज ऑफ PA मीन्स पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम इज नॉट मैच विद द टोटल इम्पिडेंस ऑफ स्पीकर यूनिट। मीन्स जो एम्पलीफायर है, ठीक है, पावर एम्पलीफायर, उसका इम्पिडेंस एंड स्पीकर का इम्पिडेंस मिसमैच है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पावर डिसिपेशन होगा। पावर डिसिपेशन होगा मीन्स हीट बढ़ेगा एम्पलीफायर सिस्टम में, है ना। डिस्टॉर्शन इंक्रीज होगा सिग्नल के अंदर एंड नॉइस इंट्रोड्यूस होगा, है ना। ये दो रीजन की वजह से इम्पिडेंस मैचिंग जो है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में नेसेसरी है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। देन नेक्स्ट है हाईफाई एम्पलीफायर पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अभी देखो हाईफाई एम्पलीफायर में यहाँ पे दोनों साइड एक्सप्लेन किए, लाउड स्पीकर सिस्टम लेफ्ट एंड राइट चैनल, है ना, जैसे स्टीरियोफोनिक होता है ना। तो इसमें मेन ब्लॉक जो है वो 4 ही है, प्री एम्पलीफायर, इक्वलाइजर, एम्पलीफायर एंड मैचिंग, है ना। प्री एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को प्रॉपर कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा, मीन प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, प्री एम्पलीफिकेशन। ठीक है, इक्वलाइजर क्या करेगा, जो भी साउंड सिग्नल है ना, उसे इक्वलाइज करेगा सारे फ्रीक्वेंसीज पे, एंड दैट इज गिवन टू द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑडियो सिग्नल एंड दैट इज गिवन टू द मैचिंग नेटवर्क। मिस इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क जो है, लाउड स्पीकर एंड एम्पलीफायर का इम्पिडेंस मैच होना चाहिए, जैसे हमने अभी देखा इम्पिडेंस मैचिंग। ठीक है, तो इसी तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इनपुट हम माइक के जरिए भी दे सकते हैं, CD के जरिए भी ऑडियो दे सकते हैं हम, या टेप, मैग्नेटिक टेप। मीन्स तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। लाइव माइक थ्रू भी हम ऑडियो सिग्नल एज ए इनपुट दे सकते हैं हाईफाई सिस्टम में, डिस्प्ले कर सकते हैं CD या DVD। एंड थर्ड है कैसेट प्लेयर। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है अभी सबको यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी है?
जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करना ही है ना, क्योंकि उसमें उसके चांसेस ज्यादा है पेपर में, है ना। देन नेक्स्ट है अभी ब्लॉक डायग्राम ऑफ द MP3 प्लेयर, जो मैंने बोला कि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पेपर में आ सकता है। तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ MP3 प्लेयर, है ना। तो अभी देखो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है ना, दो डायग्राम है, सिंप्लीफाइड है एंड सेकंड जो है वो डिटेल में है, एंड थर्ड भी है। तीनों में से कोई एक निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो अभी थर्ड में प्री एम्पलीफायर, A to D कन्वर्टर एंड डिजिटल MP3 प्लेयर एंड रिकॉर्डिंग ऑन USB या CD, ठीक है। चार ब्लॉक बेसिकली MP3 प्लेयर के अंदर, है ना। प्री एम्पलीफायर जो हाईफाई में हमने स्टडी किया, सेम वही वर्क यहाँ पे प्री एम्पलीफायर का है, जो प्रॉपर प्रॉपर कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा ऑडियो सिग्नल, ठीक है। A to D एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड देन इट इज गिवन टू द डिजिटल टू MP3 प्लेयर, है ना, क्योंकि MP3 प्लेयर में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेस कर पाएगा, एंड साउंड जो है वो एनालॉग सिग्नल है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे A to D कन्वर्टर यूज किया है, ठीक है। एंड देन लास्ट में रिकॉर्डिंग ऑन USB और CD, है ना। जो भी ऑडियो है उसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं CD पे या पेन ड्राइव के अंदर USB, है ना। इस तरीके से ये MP3 प्लेयर का ब्लॉक डायग्राम है ना। एंड उसी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है ब्लॉक बाय ब्लॉक। 2 मार्क्स के लिए चारों ब्लॉक्स का एक्सप्लेनेशन लिखना है 1 by 1। नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईफाई सिस्टम, है ना। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो जैसे सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज बेटर देन द 50 dB, मीन्स 50 डेसिबल, है ना। तो SN रेशियो जो है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो 50 dB के अब होना चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो फ्लैट रहना चाहिए, ±1 डेसिबल। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मीन्स नॉइस शुड नॉट मोर देन 1%। स्टीरियोफोनिक इफेक्ट शुड बी प्रोवाइडेड, मीन्स लेफ्ट एंड राइट चैनल, है ना। स्टीरियोफोनिक इफेक्ट इसमें होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईफाई एम्पलीफायर, है ना। अब नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है पिकअप असेंबली ऑफ CD प्लेयर, ये करके ही जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये डायग्राम के 2 मार्क्स है। प्रॉपरली पिकअप असेंबली जो है, ये टॉप पे जो देख रहे हो गोल्डन कलर का वो CD है बेसिकली, एंड देर आर लेंसेस, है ना। अब इसमें कोलिमेटर लेंस है, बीम स्प्लिटर है, डायफ्रैक्शन ग्रांटिंग है एंड लेंस। तो बेसिकली यहाँ पे लेंसेस तीन है, ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे टॉप में, उसके बाद कॉलिमेटर लेंस एंड कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो ये तीन मेन लेंसेस है ना। एंड जो गोल्डन कलर का दिख रहा है वो ट्रैक्स है CD के बेसिकली, ठीक है। एंड लेजर इज प्रोड्यूस द लाइट, है ना, स्ट्रीम ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रैक्स, ठीक है। तो लेजर को प्रॉपर गाइड करने के लिए यहाँ पे लेंसेस यूज किए गए हैं, है ना। क्लियर है अभी यहाँ तक सबको। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है अभी ब्लॉक डायग्राम ऑफ CD प्लेयर, है ना, एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ये करके ही जाना है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ CD प्लेयर, है ना। अब इसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स है ना, जिसके अंदर फोकस एंड ट्रैकिंग सर्वो, मीन्स जो LED को क्या, सॉरी, जो लेजर को क्या करेगा, प्रॉपरली फोकस करेगा CD के ट्रैक पे, है ना। एंड ट्रैकिंग सर्वो मीन्स जो मोटर्स है ना, वो CD को प्रॉपरली रोटेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकिंग सर्वो, है ना। तो एंड ऑप्टिकल पिकअप असेंबली एंड फोटो डायोड array, है ना, मीन्स जो सिग्नल CD से रिफ्लेक्ट होंगे दैट इज गो थ्रू दिस लेंस एंड दैट इज कलेक्टेड एट द मल्टी बीम डिटेक्टर। तो डिटेक्टर यहाँ पे फोटो डायोड यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो डायोड असेंबली होगा, है ना।
एंड जो हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है ना, तो सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्रॉपरली, ठीक है। एंड दिस डिस्प्ले पैनल सर्वो मोटर एंड टर्न टेबल ऑफ द सर्वो एम्पलीफायर, है ना। तो डिस्प्ले पैनल जो है ना, वो डिस्प्ले करेगा ट्रैक टाइम, है ना, ट्रैक नंबर, ये सब डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले पैनल पर, है ना। एंड दिस इज द D to A कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि ऑडियो एम्पलीफायर से कनेक्ट है। तो ये स्टीरियोफोनी की सीडी सिस्टम है, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल, है ना। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा सीडी सिस्टम टोटल, ठीक है। क्लियर है अभी सबको? देन वी स्टार्ट विद द यूनिट 3, है ना। अब यूनिट 3 जो है वो टेलीविजन फंडामेंटल्स एंड ट्रांसमीटर, है ना। थर्ड यूनिट में टेलीविजन ट्रांसमीटर है एंड फोर्थ यूनिट में टेलीविजन रिसीवर है, ठीक है। तो अभी देखो, टेलीविजन ट्रांसमीटर में टोटल आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। 6 में से कुछ जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है ना, जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है ना। अभी देखो 3.1, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट लेने हैं हमें टेलीविजन फंडामेंटल्स के, एस्पेक्ट रेशियो, इमेज कंटिन्यूटी, इंटरलेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजोल्यूशन, है ना। ये सब 2 to 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में एंड लॉन्ग में, है ना। देन VSB जो है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, दैट इज वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन, है ना। ग्रासमन लॉ करके जाना, ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। कलर मिक्सिंग में एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव होता है, इसमें कंपैरिजन आता है मेनली, है ना। देन CCIR-B स्टैंडर्ड फॉर कलर टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन, 4 मार्क्स के लिए आता है ये। 4 स्टैंडर्ड इसके अंदर आपको राइट डाउन करना है ना। एंड मेन है डायग्राम ऑफ कलर टीवी ट्रांसमीटर, ठीक है। ये करके जाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर ऑफ कलर टीवी ट्रांसमीटर, जैसे ऑडियो का किया था हमने, वैसे कलर टीवी का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ट्रबल शूटिंग का, है ना, वो स्टडी करना है इसके अंदर, है ना। तो ये टोटल सिलेबस है। अभी थर्ड यूनिट जो है इट इज फॉर 16 मार्क्स, 16 मार्क्स के कंपल्सरी क्वेश्चन है ना। तो अभी देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ग्रासमन लॉ, है ना, एंड ड्रॉ द स्केच ऑफ एडिटिव मिक्सिंग, है ना। तो 2 मार्क्स फॉर स्टेटमेंट है ग्रासमन लॉ के, 2 मार्क्स फॉर एडिटिव मिक्सिंग का जो स्केच है उसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्रासमन लॉ का है, द आई इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश ईच ऑफ द कलर दैट मिक्स टू फॉर्म अ न्यू कलर, है ना। तो जैसे एडिटिव मिक्सिंग में क्या होता है, 2 कलर को मिक्स करके थर्ड कलर, न्यू कलर फॉर्म होगा, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ प्री रिसीव ओनली द रिजल्टेंट कलर, जो 2 कलर मिक्स होंगे उससे एक थर्ड कलर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट कलर, ठीक है। तो दैट इज अ एडिटिव मिक्सिंग, है ना। तो प्राइमरी कलर जो है वो 3 ही है, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, है ना। लाइट्स रीच द आई साइमल्टेनियसली मे बी मैच बाय अ सिंगल लाइट सोर्स हैविंग द सेम कलर, है ना। तो RGB जो है उससे हम सेकेंडरी कलर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। So the property of eye of producing the response which depend on the algebraic sum of the red, green and blue is known as the Grassmann's law. So that is the statement, है ना। तो ये क्या है, आई की जो प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द ग्रासमन लॉ, है ना। व्हाइट लाइट, सॉरी, व्हाइट हैज बीन सीन टू रिप्रोड्यूस बाय एडिंग द रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, है ना। तो ये तीनों लाइट को मिक्स करके हम सेकेंडरी कलर फॉर्म कर सकते हैं, एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच कलर में भी डिफरेंट, है ना। तो ये देखो यहाँ पे एडिटिव मिक्सिंग का स्केच दिया है, जिसपे रेड, ब्लू, ग्रीन प्राइमरी कलर है ना। व्हेन रेड एंड ब्लू को मिक्स करते हैं तो मैग्नेटा फॉर्म होगा, ठीक है। रेड एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। देन ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो सायन एंड मैग्नेट एंड येलो को मिक्स करेंगे हम, ठीक है, तो व्हाइट लाइट फॉर्म होगा। इस तरीके से हम अलग अलग कलर फॉर्म कर सकते हैं एडिटिव मिक्सिंग में, है ना। तो स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही लिखना था 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, एंड स्केच निकालना था। बाकी
बाकी पॉइंट्स ऑप्शनल है लिखने के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? देन नेक्स्ट जो है वो CCIR बी स्टैंडर्ड, है ना, ये भी करके जाना है। 4 स्टैंडर्ड करके जाना है, इजी वाले। पेपर में 4 ही लिखना है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, बट इसको अभी डिफ्रेंशिएट किया गया है। रिसेप्शन में, रिसेप्शन के कुछ स्टैंडर्ड है एंड ट्रांसमिशन के, कलर टीवी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो दो दो लिखने, रिसेप्शन के 2, ट्रांसमिशन के 2, है ना। तो जैसे कैमरा आउटपुट, कैमरा आउटपुट में 3 कलर होते हैं बेसिक, RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, कलर डिफरेंस सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन, है ना, ब्लू माइनस येलो, रेड माइनस येलो। ठीक है, मीन जो इजी इजी वाले है ना। देन कलर सब कैरियर फ्रीक्वेंसी 4.43 मेगाहर्ट्ज, ड्यूरेशन ऑफ कलर बर्स्ट सिग्नल 10+1, है ना। देन क्रोमा एनकोडिंग, एनकोडिंग करना, है ना, एनकोडिंग ट्रांसमीटर साइज होता है ना। तो फेज एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM एंड AM यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, देन ट्रांसमिशन के CCIR बी स्टैंडर्ड, है ना, नंबर ऑफ लाइंस पर पिक्चर फ्रेम, है ना, जो टेलीविजन होगा, CRT टाइप टेलीविजन, उसके अंदर 625 लाइंस होते हैं टोटल स्क्रीन के अंदर जो स्कैन होता है, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होता है। ठीक है, फील्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा 50 हर्ट्ज पे, है ना। देन पिक्चर फ्रेम फ्रीक्वेंसी मीन पिक्चर पर सेकंड, है ना, तो 25 पिक्चर पर सेकंड मीन एक सेकंड में 25 पिक्चर स्कैन होंगे। ठीक है, तो वीडियो फॉर्म होगा इस तरीके से। एस्पेक्ट रेशियो, है ना, 4 मीन्स द हाइट, सॉरी 4 इज द विड्थ एंड थर्ड इज 3 इज द हाइट, है ना। मीन जो स्क्रीन है उसके अंदर जो भी इमेज है ना, विड्थ टू द हाइट रेशियो इज कॉल्ड एज एस्पेक्ट रेशियो, जो कि 4 एज अ 3 होगा, है ना। इस तरीके से 4 करके जाना है। ठीक है, तो पेपर में 2 ट्रांसमिशन एंड 2 रिसेप्शन पे लिखना है CCIR बी स्टैंडर्ड, है ना। क्लियर है सबको अभी? अभी देखो नेक्स्ट जो है, व्हाई द इक्वलाइजिंग पल्सेस आर रिक्वायर्ड, है ना। तो अभी देखो, तो इक्वलाइजिंग पल्सेस जो है ना, वो सिग्नल को क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। अभी यहाँ पे 2 टाइप के इक्वलाइजिंग पल्सेस यूज किए जाता है। ठीक है, एक प्री इक्वलाइजिंग पल्सेस है एंड दूसरा है पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेस। 2 टाइप के इक्वलाइजिंग पल्सेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्री एंड पोस्ट। प्री मीन्स पहले एंड पोस्ट मीन्स बाद में, है ना। तो देखो, टू इंश्योर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑसिलेटर it is necessary to trigger the voltage at the same time after every field, है ना। so that is a 2.3 microsecond occurring at the half rhythm are inserted before the field synchronized pulse, है ना। तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑसिलेटर है, ठीक है, CRT-TV के अंदर, है ना, तो उसे प्रॉपरली ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर वोल्टेज देने के लिए जो पल्सेस यूज होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्री इक्वलाइजिंग पल्सेस। ये बिफोर है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्री इक्वलाइजिंग पल्सेस, है ना। इसका जो विड्थ रहेगा वो रहेगा 4.7 माइक्रोसेकंड। माइक्रो मींस 10⁻⁻⁷ सेकंड, है ना। देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो रिजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, द स्कैनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फाइनेस्ट डिटेल ऑफ पिक्चर इज नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, है ना। में जो भी स्क्रीन के अंदर इमेज स्कैन होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग के जरिए, जो कि ओरिजिनल प्रोड्यूस करेगा पिक्चर, है ना, स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो दैट इज नोन एज अ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन 2 होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। स्क्रीन में जो स्कैनिंग होगा वो वर्टिकली भी होगा एंड एट अ टाइम हॉरिजॉन्टली भी होगा, साइमल्टेनियसली, है ना। द एबिलिटी ऑफ द स्कैनिंग सिस्टम टू रिजॉल्व द पिक्चर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज नोन एज अ वर्टिकल रिजोल्यूशन। में जो पिक्चर को वर्टिकली
रिप्रोड्यूस करेगा, दैट इज ड्यू टू द वर्टिकल स्कैनिंग, दैट इज नोन एज अ वर्टिकल रेजोल्यूशन। इस वर्टिकली जो इमेज स्कैन होगा, वर्टिकली हाइट होता है बेसिकली, है ना, तो दैट इज नोन एज अ वर्टिकल रेजोल्यूशन। एंड हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ स्कैनिंग टू रिजॉल्व द पिक्चर डिटेल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल होता है विड्थ स्क्रीन पे, है ना, जो विड्थ के डिटेल होंगे वो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग के जरिए रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, है ना। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव मॉड्यूलेशन एंड निगेटिव मॉड्यूलेशन, है ना, ये भी करके जाना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव मॉड्यूलेशन, है ना, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो सिलेबस मैंने ओपन किया 3rd यूनिट का, देखो यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव मॉड्यूलेशन, तो इस पे मेनली कंपैरिजन ही आता है, ठीक है। when increase in brightness of the picture result in increase in the amplitude of the signal, that is known as a positive modulation, है ना, सिंपल एकदम। जैसे जैसे ब्राइटनेस इंक्रीज होगा पिक्चर का तो क्या होगा, नेचुरली एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा सिग्नल का, तो दैट इज नोन एज अ पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। यहाँ पे अभी अपोजिट होगा निगेटिव में, when increase in brightness reduces the amplitude of modulated signal, it is known as a negative modulation, है ना। तो यहाँ पे जो व्हाइट लेवल होगा मीन्स ब्राइटनेस जो रहेगा वो 100% होगा पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में, ठीक है। और निगेटिव मॉड्यूलेशन में जो ब्राइटनेस है, ठीक है, तो वो 12.5% होगा टोटल एम्पलीट्यूड के, ठीक है, निगेटिव मॉड्यूलेशन में। एंड बाकी जो रिमेनिंग बचा है मीन्स 100 - 12 रिमेनिंग जो रहेगा वो आपका व्हाइट ब्राइटनेस होगा मीन्स व्हाइट लाइट होगा, एंड 12.5% इज द ब्लैक, है ना, इस तरीके से। थर्ड है नॉइज पल्सेस डू नॉट अफेक्ट द सिंक्रोनाइजेशन बट कॉजेज द व्हाइट स्पॉट इन द पिक्चर। मीन जो भी नॉइज ऐड होगा पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में, है ना, तो व्हाइट स्पॉट क्रिएट करेगा स्क्रीन के ऊपर, व्हाइट डॉट, है ना। नॉइज पल्सेस आर सीन एज अ लेस अनोइंग ब्लैक स्पॉट, एंड निगेटिव मॉड्यूलेशन में ब्लैक स्पॉट क्रिएट करेगा स्क्रीन के ऊपर, नॉइज जो इंट्रोड्यूस होगा निगेटिव मॉड्यूलेशन, है ना। More power is required with the less efficiency in the positive modulation. If the peak power is available for transmitter, then less power is required for more efficiency. ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो है वो लेस रिक्वायर्ड होगा, है ना, फॉर द मोर इफिशियंसी, ठीक है, इन निगेटिव मॉड्यूलेशन, ठीक है। देन इसके अंदर डायग्राम भी आप निकाल सकते हो, मिस वेव फॉर्म है पॉजिटिव मॉड्यूलेशन एंड निगेटिव मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है, कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर टीवी ट्रांसमीटर, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो डायग्राम है ना, ये आपका पाल पाल डी जो टीवी ट्रांसमीटर है ना, उसका डायग्राम है। तो इसके अंदर अलग अलग सेक्शन में इस डायग्राम को डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। प्रोडक्शन ऑफ ल्यूमिनेंस, वाई मीन्स येलो, क्रोमिनस मीन्स यू एंड वी सिग्नल। क्रोमिनस में 2 सिग्नल होते हैं, यू एंड वी, है ना, एंड लुमिनस मीन्स द वाई, है ना, ऐसे 3 सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली लुमिनस, है ना, तो लुमिनस के अंदर देखो ये वाई सिग्नल है, ठीक है, टॉप साइड में, है ना, यू सिग्नल है, ठीक है, जो हाईलाइट किया है मैंने, है ना। तो दैट इज यू एंड वी आर द क्रोमिनस एंड वाई इज द लुमिनस। पाल एनकोडर है सेकंड ब्लॉक, तो देखो यहाँ पे पाल कलर एनकोडर, दैट इज द सेकंड ब्लॉक, एंड द थर्ड मेन ब्लॉक इज द वीडियो एंड ऑडियो मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो एंड ऑडियो मॉड्यूलेटर्स है, ठीक है। वीडियो मॉड्यूलेटर वीडियो को मॉड्यूलेट करेंगे, ऑडियो ऑडियो को मॉड्यूलेट करेंगे, है ना, फॉर लेफ्ट एंड राइट चैनल ऑडियो। तो दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर टीवी ट्रांसमीटर। कोई डिफिकल्टी है अभी यहाँ तक? इसी को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करना है, जो ब्लॉक्स है, ठीक है, ये तीनों ब्लॉक को ही आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज फॉर 2 मार्क्स बेसिकली, है ना। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं आपको बेसिकली, है ना। तो अभी देखो प्रोडक्शन ऑफ लुमिनेंस एंड क्रोमिनेंस, तो कलर कैमरा ट्यूब प्रोड्यूसेस द आरजीबी, जो हमने देखा कि रेड ग्रीन ब्लू,
जो प्राइमरी कलर्स है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर, है ना, दैट इज इन पिक्सल, है ना। इमेज का जो इंफॉर्मेशन वो पिक्सल फॉर्म में होता है, ठीक है। सेकंड है पाल एनकोडर। तो पाल एनकोडर क्या एक स्विच है जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होगा। अब स्विच का काम क्या होता है, ऑन एंड ऑफ, है ना। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑन ऑफ होगा, दैट इज 7812.5 हर्ट्ज, है ना। तो इस हायर फ्रीक्वेंसी पे ये ऑन ऑफ होगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, है ना। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज अ टू स्टेबल स्टेट, मीन्स वन एंड जीरो, मीन्स ऑन एंड ऑफ, है ना। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑन एंड ऑफ होगा, ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी के बीच में, दैट इज द पाल स्विच, है ना। एंड लास्ट है ऑडियो एंड वीडियो मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ऑडियो जो है ना, ऑडियो ऑडियो एम्पलीफायर थ्रू प्रोसेस होके लाउड स्पीकर सिस्टम को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वीडियो इज अगेन मॉड्यूलेट बाय यूजिंग वीडियो एम्पलीफायर, एंड दैट इज गिवन टू द टीवी स्क्रीन, है ना, टू रिप्रोड्यूस द ऑडियो वीडियो और इमेज सिग्नल, ठीक है। तो दैट इज द थर्ड यूनिट, है ना। देन फोर्थ यूनिट इज द टीवी रिसीवर, ठीक है। अब टीवी रिसीवर में टोटल 7 पॉइंट है। अगेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर टीवी रिसीवर, जो अभी हमने कलर टीवी ट्रांसमीटर स्टडी किया, अभी यहाँ पे रिसीवर है फोर्थ यूनिट में, ठीक है। पाल डी डिकोडर करके जाना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन रहेगा ही, मोस्टली मोस्टली उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्राम एंड उसका वर्किंग, ठीक है। देन एलईडी एंड एलसीडी, ठीक है, इसका कंपैरिजन एंड द वर्किंग प्रिंसिपल करके जाना है। डीटीएच डीटीएच का ब्लॉक डायग्राम, ये भी एक बार आ चुका है क्वेश्चन। देन ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर ऑफ कलर टीवी रिसीवर, है ना। तो इसके भी इस पे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ठीक है। एंड द ओएलईडी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओएलईडी, मीन्स इसमें 3 मेन क्वेश्चन है जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। पाल डी डिकोडर, एलईडी एलसीडी करके जाना है, प्रिंसिपल एंड द कंपैरिजन, ठीक है। देन ओएलईडी का डायग्राम एंड द वर्किंग, ठीक है, ये करके ही जाना है। इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। अभी देखो यूनिट 4 जो है वो दैट इज फॉर 14 मार्क्स, 1 4, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि पार्ट डी पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पार्ट डी डिकोडर एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, है ना, इट इज फॉर 4 मार्क्स, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 डायग्राम है, दोनों में से कोई एक निकाला तो भी पेपर में चलेगा। आई थिंक सेकंड डायग्राम इज इजी, है ना। तो अभी देखो इसके अंदर वीडियो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो वीडियो डिटेक्टर को प्रोवाइड करेंगे हम, है ना। अब यहाँ पे 3 एम्पलीफायर है, वाई एम्पलीफायर मीन्स लुमिनेंस हो गया, यू एंड वी सिग्नल आर द क्रोमिनेंस सिग्नल। तो यू वी एम्पलीफायर, यू एम्पलीफायर, है ना। देन दैट इज गिवन टू द पी डिटेक्टर एंड द यू डिटेक्टर, है ना, जो ये क्रोमिनेंस सिग्नल इनको डिटेक्ट करेगा। एंड दैट इज गिवन टू द कलर मैट्रिक्स। कलर मैट्रिक्स जो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज गिवन टू द कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी ट्यूब, मीन्स पिक्चर ट्यूब, है ना। तो इस तरीके से ये ब्लॉक डायग्राम पाल डी डिकोडर का, मीन्स अगर आप इतना भी डायग्राम निकालते हो विल गेट द 2 मार्क्स, है ना। और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्लियर है अभी सबको यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी अभी किसी को यहाँ तक? सर ये पीडीएफ को ग्रुप पर सेंड करो ना। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप पे सेंड करूँ, है ना। अभी जो नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर ऑफ कलर टीवी रिसीवर सिस्टम, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, तो ये 4 मार्क्स के लिए आएगा, मीन्स इट इज अ लॉन्ग टॉप क्वेश्चन, है ना। तो अभी देखो फर्स्ट इसमें चेक द कंप्लीट टीवी फॉर फिजिकल डैमेज बिफोर कनेक्टिंग टू द मेन पावर सप्लाई, ठीक है। मीन्स पहले कलर टीवी जो भी होगा, एलईडी हो एलसीडी, उसको कोई डैमेज है क्या, फिजिकल डैमेज, उससे पहले चेक करेंगे, उसके बाद पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लीन द टीवी सेट
बाय यूजिंग ड्राई नायलॉन ब्रश, है ना। जो क्लीनलीनेस करेंगे, क्लीनिंग करेंगे हम, वो ड्राई नायलॉन ब्रश से ही करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के जो सिम्टम्स है उसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल जो है ना, या जर्नल बोल सकते हैं हम, ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स है अलग अलग, है ना। चेक आउट एनी डेड एनिमल लाइक लिजर्ड और कॉकरोच और रैट इनसाइड द कलर टेलीविजन, ठीक है। तो ये इसमें से 4 पॉइंट लिखना है पेपर में, है ना, ट्रबल शूटिंग पे अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे दिए है ना, या और करके भी दिया है इजी में, और है ना। क्लीन द इक्विपमेंट, चेक द मेंस कॉर्ड, इफ इट इज वियर एंड टीयर चेंज इट, है ना, इस तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ओएलईडी टीवी, है ना, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ओएलईडी मीन, है ना। तो ये देखो उसका कंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। अब इसमें 3 लेयर है बेसिकली, है ना। कैथोड मीन्स निगेटिव इमिशन लेयर, इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना, कंडक्टिव लेयर एंड द एनोड। तो बेसिकली यहाँ पे 5 अलग अलग लेयर्स है, जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से दिखाए गए, ठीक है। फर्स्ट जो लेयर है टॉप का, फर्स्ट दैट इज द कैथोड, कैथोड कनेक्ट होगा निगेटिव में। सेकंड है इमिशन लेयर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स है। थर्ड है रेडिएशन, है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन होंगे इट विल इमिट द लाइट, है ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। फोर्थ इज द कंडक्टिव लेयर, ठीक है। फोर्थ वन इज द कंडक्टिव लेयर, जिसमें कंडक्शन फॉर्म होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द एनोड, दैट इज पॉजिटिव, है ना। तो फिफ्थ एंड फर्स्ट, फर्स्ट निगेटिव रहेगा, फिफ्थ वन इज द पॉजिटिव। फर्स्ट कैथोड इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव, फिफ्थ एनोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है ओएलईडी का। फर्स्ट जो है वो कैथोड है, लास्ट वाला जो है वो सबस्ट्रेट है, उसके बाद एनोड है ना। तो कैथोड निगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव है, एंड उसके अंदर 2 लेयर्स है, कंडक्टिव लेयर एंड इमिशन लेयर, है ना, बेसिकली। तो पेपर में आपको ये कंस्ट्रक्शन निकाला तो भी चलेगा, है ना। इस बेसिकली इसके 2 मार्क्स है, एंड इसका थ्योरी लिखना है आपको, है ना। सबस्ट्रेट क्या करता है, टू सपोर्ट द ओएलईडी, एनोड टू इंजेक्ट द होल्स, होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करेगा, दैट इज एनोड, एंड होल्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए एनोड पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। कंडक्टिव लेयर कैरी द होल्स फ्रॉम द एनोड, है ना, होल्स को कैरी करेगा एनोड में से। कैथोड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन, कैथोड हमने निगेटिव को कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव चार्ज कैरियर, एंड इमिशन लेयर दैट विल प्रोड्यूस द लाइट, जब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे, है ना, तो दैट प्रोड्यूस अ लाइट, है ना। तो ऑर्गेनिक एलईडी में नेचुरल लाइट प्रोड्यूस होगा होता है, ठीक है। इसलिए ओएलईडी महंगे, है ना, दे प्रोड्यूस द इन्फिनिटी कॉन्ट्रास्ट, उसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ओएलईडी टीवी का वो इन्फिनिटी है, दैट्स व्हाई वो नेचुरल लाइट इमिट करते हैं, मीन्स डार्क आपको डीपर डार्क शो होगा स्क्रीन के ऊपर, एकदम डार्क ब्लैक, है ना, क्योंकि नेचुरल लाइट इमिट करता है ओएलईडी, ठीक है। देन सेम ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर ऑफ कलर टीवी रिसीवर पे और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस पे भी क्वेश्चन आया है एलईडी और एलसीडी में डिफरेंशिएशन का, है ना। तो फर्स्ट है लॉन्ग फॉर्म मीन्स फुल फॉर्म, एलईडी मीन्स द लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी मीन्स द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। एलईडी के अंदर बैक साइड में जो एलईडी यूज किए जाते हैं, बैक लाइटिंग जो होता है वो पूरा एलईडी पैनल होता है, ठीक है। एलसीडी में जो है वो लाइट सोर्स जो यूज होता है बैक साइड से वो होता है सीएफएल, ठीक है, फ्लूरोसेंट लाइट जिसे बोला जाता है, ठीक है। देन साइज, एलईडी का साइज जो है वो थीन है, पतला होता है एलसीडी से, ठीक है। एलसीडी का जो स्क्रीन है वो थिकर होता है देन द एलईडी, है ना। इफिशियंसी मोर कंपेयर टू एलसीडी, है ना, इफिशियंसी जो है एलईडी का वो बेटर है देन एलसीडी, एंड एलसीडी का इफिशियंसी लेस है एलईडी से, ठीक है। तो इसमें से 4 पॉइंट लिखना है ना। ये क्वेश्चन भी करके जाना है, डिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, है ना। क्लियर है सबको यहाँ तक?
देन नेक्स्ट जो है DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विस, है ना। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ DTH, है ना। अब ये ब्लॉक डायग्राम दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, आउटडोर यूनिट एंड इंडोर यूनिट, है ना। तो बॉटम साइड का जो दिख रहा है होम टीवी रिसीवर, ये इंडोर यूनिट है। एंड टॉप साइड जो है जिसमें एंटीना है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, दैट इज द आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में एंटीना सेक्शन होगा। एंटीना जो यूज किया है DTH सिस्टम में वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है। उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। कैमरा मीन्स द LNA, लो नॉइज एम्पलीफायर बोला जाता है उसको, ठीक है। एंटीना जो है उसके अंदर हॉर्न टाइप एंटीना यूज किया गया है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एक तरह का डिश होता है मेटल का, उसके अंदर हॉर्न एंटीना है ना। देन उस सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा, है ना, 10.05 गीगाहर्ट्ज, है ना। एंड दिस सिग्नल इज कनेक्ट विद द सेट टॉप बॉक्स, है ना, बाय यूजिंग द कोएक्सियल केबल, है ना। कोएक्सियल केबल से ये कनेक्ट होगा सेट टॉप बॉक्स में। सेट टॉप बॉक्स में RF एम्पलीफायर है, मिक्सर है, IF ब्लॉक मीन्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, FM डिमोडुलेटर है ना, modulator for audio and the video, and that signal is given to the TV to reproduce the audio and video on the TV system, है ना। तो इस तरीके से इसका वर्किंग है ना। तो इसको दो पार्ट में लिखना है, आउटडोर यूनिट एंड इंडोर यूनिट। 2 पॉइंट्स आउटडोर यूनिट पे और 2 पॉइंट्स इंडोर यूनिट पे, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स डायग्राम के, 2 मार्क्स डिस्क्रिप्शन के, ठीक है। उसके बाद लास्ट यूनिट जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, 5th यूनिट, है ना। अब इसके अंदर 5 अलग अलग अप्लायंसेस स्टडी करने, बेसिकली 4 है यानी, ठीक है। फोटोकॉपियर में जेरोक्स मशीन, माइक्रो ओवन किस तरीके से काम करता है, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, है ना, एंड कैमकॉर्डर, ठीक है। इनका बेसिक वर्किंग एंड डायग्राम, है ना। तो इतना ही पेपर में लिखना, में से 4 ही मार्क्स के लिए आने वाला है। इसमें मोस्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यूनिट 5 का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है। सबसे ज्यादा वेटेज जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो यूनिट 5 पे है ना, जिसमें आपको 5 अलग अलग डिवाइसेस को स्टडी करना है डिटेल में। अब उसमें मेन मेन कौन से है जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फोटोकॉपियर करके जाना है ना। सेकंड है माइक्रो ओवन एंड थर्ड वॉशिंग मशीन। ये तीनों में से 2 पेपर में रहेंगे, या तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, एक तो ब्लॉक डायग्राम आएगा या इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन आते हैं माइक्रोवेव के एंड वॉशिंग मशीन, ठीक है। एंड कभी कभी वायरिंग एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पे भी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ वॉशिंग मशीन, है ना। तो यहाँ पे देखो फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वॉशिंग मशीन, है ना। तो अभी देखो इसके अंदर डिस्प्ले, टाइमर सर्किट है, कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं वॉशिंग मशीन में, है ना। वॉश टाइम है, वॉश साइकिल है, ड्राइंग टाइम है ना। देन इसके अंदर मोटर होगा, ठीक है, टू रोटेट द ड्रम इनसाइड द वॉश टब, ठीक है। एंड इन सबको कंट्रोल करेगा माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज द मेन CPU, है ना। एंड इन सब के लिए लगेगा हमें एक पावर सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज SMPS सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज द ब्लॉक डायग्राम। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, और है ना, दोनों में से कोई एक निकाला तो भी चलेगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन, है ना। अभी देखो वॉशिंग मशीन 3 टाइप के होते हैं, है ना। एक सेमी ऑटोमेटिक, बेसिकली 2 ही टाइप है, ठीक है। से फुल्ली ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक, है ना, इस तरीके से। देन नेक्स्ट है माइक्रो ओवन,